मैं एडवोकेट दुर्गा मेहरबानी आज हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की सेक्शन 144 के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि संबंधित है भरण पोषण से। हमारा जो पुराना कानून था दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त किया जाता था और वह धारा नए कानून में 144 है, जिसके अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है भरण पोषण कौन प्राप्त कर सकता है? भरण पोषण जो है पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असक्षम है, संतान है, चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज संतान, वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, माता और पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह इस संहिता के अंतर्गत जो है भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। संतानों के अंतर्गत धर्मज और अधर्मज दोनों संतानें आती हैं। यदि कोई विवाहित है, उसके बावजूद भी यदि वह अवयस्क है, तो अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। पुत्री यदि विवाहित है किंतु वह जो है अवयस्क है, तो वो पिता से तब तक भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेती है। कुछ परिस्थिति में जो है बच्चे जो है वयस्क हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जिसके अंतर्गत यदि कोई मानसिक रूप से विकृत है या कोई इस प्रकार की क्षति है कि जिसकी वजह से वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वह भी वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात भी अपने पिता से जो है भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इसके अंतर्गत जो है विवाहित पुत्री नहीं आती है। अगर विवाहित पुत्री ने वयस्कता प्राप्त कर ली है, तो वह इसके अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। धारा 144 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन लगाया जाता है, किंतु जब यह कार्यवाही न्यायालय में लंबित है, उस दरमियान अंतरिम भरण पोषण के लिए भी आवेदन पत्नी, धर्मज, अधर्मज संतान और माता पिता लगा सकते हैं। जो हमारा मेंटेनेंस का केस है वो गुण दोष के आधार पर ही डिसाइड होता है, किंतु अंतरिम भरण पोषण में न्यायालय जो उचित समझता है उसमें से एक राशि वह पत्नी और बच्चों के लिए निर्धारित करता है कि जब तक प्रकरण लंबित है तब तक के लिए वह राशि जो है विपक्षी बच्चों और पत्नी के लिए न्यायालय में जमा कराएगा, उनको भरण पोषण के लिए देता रहेगा। बाकी मेंटेनेंस का केस गुण दोष के आधार पर मेरिट पर ही डिसाइड होता है और उस पर जो है उस स्थिति में अंतिम भरण पोषण प्राप्त किया गया है, वह जरूरी नहीं है कि वह उतना ही जितना भी दिया गया है उतना ही उन्हें मिलने वाला है, उससे ज्यादा उससे कम भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है भरण पोषण की राशि न्यायालय में जमा करने से, अपने पत्नी बच्चे का भरण पोषण करने से इनकार करता है या उनको निग्लेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में जब न्यायालय यह आदेश कर चुकी होती है कि अंतरिम भरण पोषण उन्हें दिया जाए और वह व्यक्ति वह राशि विपक्षी जमा करना पसंद नहीं करता है, न्यायालय में जमा नहीं करता है, या पत्नी या बच्चों को नहीं देता है या माता पिता को नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में उस तारीख से जिस तारीख से भरण पोषण का आदेश हुआ है उसके 1 वर्ष के अंदर उसके विरुद्ध एक आवेदन न्यायालय में दिया जा सकता है कि अंतरिम भरण पोषण की राशि इस दिनांक से विपक्षी ने जमा नहीं कराई है, तो इसके लिए न्यायालय जो है वारंट जारी करता है और विपक्षी के लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो हमारे भरण पोषण की जो राशि है कौन प्राप्त कर सकता है? माता, पिता, पत्नी, बच्चे, धर्मज, अधर्मज संतान। लेकिन एक चीज यह आती है इसमें कि भरण पोषण का आवेदन कहाँ लगाया जाए। तो भरण पोषण का जो आवेदन है वो हमें न्यायालय के समक्ष पेश करना है, लेकिन उस न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है जहां पर उसका क्षेत्राधिकार हो। सबसे प्रथम यह आता है कि जहां वह रह रहा है। सेकेंड आता है कि पत्नी और पति ने जहां अंतिम बार साथ में निवास किया है, या पति ने अधर्मज संतान की माता के साथ अंतिम बार निवास किया है, जहां पर माता या पिता निवास करते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो है यह प्रकरण आप दर्ज करा सकते हैं न्यायालय में, इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया है कि हम जो
जो है न्यायालय के समक्ष जब जाते हैं 144 का आवेदन लगाते हैं तो उसका क्षेत्राधिकार हमें पहले से ही देखना होता है, क्योंकि अगर हम किसी गलत क्षेत्राधिकार में अपना आवेदन पेश कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। मेंटेनेंस के केस में एक चीज ये भी आती है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की सैलरी जो है उसका वेतन जो है 50,000 रुपए है और उस स्थिति में अंतरिम भरण पोषण या भरण पोषण की जो राशि है वो मेरिट पे डिसाइड हो चुकी है और आगे जाकर के विपक्षी की परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन आता है। मान लीजिए इसकी सैलरी 50,000 है, अब उसकी सैलरी 70, 80 या 90,000 हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी माता पिता, पत्नी और बच्चे जो हैं अपनी ओर से न्यायालय में आवेदन लगा करके उसके बढ़ी हुई सैलरी के बारे में उस आवेदन में सर लिखेंगे ताकि न्यायालय उस पर से डिसाइड कर सके कि जो मेंटेनेंस वो अभी प्राप्त कर रहे हैं उससे अधिक राशि मेंटेनेंस की जो है पत्नी, बच्चे और उनके माता पिता उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये जो अधिनियम है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, इसके अंतर्गत जो है 144 धारा के अंतर्गत जो है पत्नी, बच्चे, धर्मज, अधर्मज संतान, माता पिता जो है भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो है अंतरिम भरण पोषण का जब आवेदन किया जाता है तो विपक्षी पर तामीली की तारीख से 60 दिन के अंदर ही इस आवेदन को न्यायालय को डिसाइड करना होता है। और हमारे जो प्रकरण है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो पेश होता है, कई जगह पर जो है फैमिली कोर्ट भी बनी हुई है, तो वहां पर फैमिली कोर्ट के अंतर्गत ये मैटर लगाया जाता है। मैंने आपको जो है हमारे नए अधिनियम के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी है, अगर इससे संबंधित आपको अगर मुझसे कोई सवाल जवाब करना है तो आप जरूर से मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो संभवतः मैं आपकी समस्या को हल करने का, आपकी जो क्यूरी है उसका निराकरण करने की पूरा प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।